Good morning, guys. Hi there. Good morning. Good morning. Let's see who all are there. Good morning, Keshav. Okay. Hi there, Divyanshu. Vimal. Good morning. Manisha. Good morning. Rishabh. Hi there. Uri Baba ko bhi. Good morning. Damru Bajake. Hi there. Hi Divyanshu. Good morning. Deepanjan. Good morning. मीनू को भी हाय है गुड मॉर्निंग डॉक्टर उषा हेलो शुभम मॉर्निंग प्रभुदेव हाय देयर ओके ओके गाइस गुड it's nice to see that you people are joining on time today it's nice to see that you people are joining on time today हाँ अभी करते हैं डबरू बजा के अभी करते हैं जस्ट अभी बाबा गुड मॉर्निंग सुकृति ओके मॉर्निंग अंकिता मॉर्निंग अर्चना को भी मॉर्निंग है trip was fantastic lovely shandar it was good it was good wonderful yeah डमरू बजा के that's a good one Bharti hi there good morning Vikas Pandey hi there morning Smarty Suraj okay that's a different name Smarty Suraj why I'm wow Vijay hi Namaskar Gitanshu Yes, morning. Sudeep, hi. Okay, guys, चलो आज it's a nice thing. बाबा 3 classes आज आपके साथ डमरू बजा के. I would love ओली बाबा if you can join. जय श्री राम विपुल, जय श्री राम. दी दिव्यांशु सेन सर एक बार संजय दीक्षित मेरे अंकल को भी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए. नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू टू. विश्वनाथ को गुड मॉर्निंग है. ओके, हाय देयर. Hi there. Hi Mohit. Hi there. चलो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ऑन टाइम टुडे तो हम लोग शुरू कर सकते हैं. हाँ वी कैन स्टार्ट द थिंग्स. प्रचार प्रसार शुरू करते हैं. यस बाबा जी हर संडे नया डायलॉग होता है. नहीं ही इज गुड आई मीन फैंटास्टिक लवली. गुड मॉर्निंग सब लोगों को. कुशाग्र हाय देयर. मनीषा को भी गुड मॉर्निंग है. ओके 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 राइट गाइस. तो आज के सेशन में गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आज के सेशन में सबसे पहले बेसिक्स. लेट्स गो टू द बेसिक्स. आई एम फैंटास्टिक. मनीषा हाउ अबाउट यू? आप कैसे हैं? 3 सेशंस. हाँ 3 सेशंस. रिंकी को गुड मॉर्निंग. सब लोगों को सबको गुड मॉर्निंग है. आस्था रिंकी मोहम्मद सैफ हाय देयर. आस्था आई एम गुड ब्यूटीफुल. या 3 सेशंस. फर्स्ट ऑब्वियसली दिस स्टार्टेड जिसमें हम लोग 1885 से 1919 का पीरियड कवर करेंगे राइट. 3 सेशंस. The second session that will be from 1 we'll be covering from 1919 to 1947. लक्ष्यजीत को प्रणाम है. आपको भी प्रणाम लक्ष्यजीत. तो पॉइंट टू बी नोटेड. सेकंड सेशन गांधी जी का आना. यहां पर हम लोग जो बात करेंगे फर्स्ट सेशन में गाइस उसमें गांधी जी के आने तक यानी कि गांधी जी का जो नेशनल पॉलिटिक्स में लॉन्च था उससे पहले तक हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद सेकंड सेशन में गांधी जी से लेकर के हम लोग देश को आजादी जो मिली थी यानी 1947 तक कवर करेंगे. और उसके बाद थर्ड सेशन दैट विल बी अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट होगा. दैट विल बी फ्रॉम 4 to 5. 4 से 5 जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीजें हैं. मनीषा फास्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस? दीप रंजन 12 क्वेश्चंस होते हैं हर एक में. हर एक सेशन में देयर बी 12 क्वेश्चंस. मनीषा फास्ट वाले वर्ड को थोड़ा सा हम अवॉइड मारेंगे फ्रैंकली स्पीकिंग because I personally believe in quality not in quantity. quality important होती है थोड़ा सा इसीलिए मनीषा दे यही चक्कर है. I'm really very sorry because 1 घंटे में प्रॉब्लम वही होती है या तो हम जल्दी जल्दी करवा दें उससे कोई फायदा नहीं है. जो डिस्कशन है that is the key. discussion is the key. I hope मनीषा आप समझ रहे हैं right या डेवलपमेंट नॉट ग्रोथ. अरे बाबा मीनू वेल सेड. आज अब बड़े दिनों में दिखे. नहीं अनुराग हम हर संडे को मिलते हैं. या ऋषभ या ठीक है. कोशिश करनी है हम लोग को हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन में जो जाना है दैट इज गोइंग टू बी द की. ठीक है. कोशिश करना है डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करो. कोशिश करना कि यू शुड बी आंसरिंग इन द पोल. आदिति गुड मॉर्निंग. हाय देयर. आई एम गुड फैंटास्टिक. हाउ अबाउट यू? तो कोशिश ये करना है आंसर इन पोल. ये सारी चीजें रखना है गाइस. और
लेट्स स्टार्ट द थिंग, हाँ लेट्स स्टार्ट द थिंग। दिन का पहला सेशन है तो इंट्रोड्यूस जरूर कर देते हैं अपने आप को। उड़ी बाबा कहेंगे ऐड शुरू कर दिया इन्होंने। बट गाइस हमें करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस, हाँ या हम लोगों को करना पड़ेगा ये, बिकॉज दिस इज लाइक बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी गाइस दिस थिंग इज पॉसिबल कि हम लोग मिलते हैं यहाँ पर। बाकी अनअकैडमी प्लस पर रेगुलरली हम सेशंस ले रहे हैं। अगर आप कोई अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है, मनोज को हाय है, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। यू कैन यूज माय रेफरल कोड और आप उसकी हेल्प से अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस। बाकी उसमें हम करंट अफेयर्स के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं अभी, और ज्योग्राफी के सेशंस कंडक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ, आई एम बिंदु, गुड मॉर्निंग, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करा के हम दो डाउट क्लियर करने। ठीक है लक्ष्यजीत, पक्का लक्ष्यजीत। ओके, फर्स्ट सेशन जिन जिन का है सबको वेलकम है। या मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू ओडी बाबा, पक्का पक्का। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग on your 9:30 to 11:30, 9:30 to 11:30 in the late evening, 9:30 to 11:30, that's my timing. The first question on your screen now guys, first question on your screen, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आई स्टार्ट द पोल। कोशिश करके पोल पर आंसर दीजिएगा, ट्राई एंड आंसर इन पोल गाइस, that's the basic, ठीक है। सब लोगों को जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं सब लोगों को वेलकम है, हेलो है। आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ, एंड देयर गोज द पोल गाइस। ओके, श्योर, नहीं ठीक है बिंदु, इट्स ओके। इट्स ओके बिंदु, इट्स ओके। के ध्यान गाइस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। I'll be explaining all the options, all the questions if you people are not able to understand all these things. ठीक है, that's my job over here. आप दिखते नहीं है, ये स्लाइड हिंदी में नहीं है क्या? नो, इट्स द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश ओनली गाइस, द स्लाइड्स वुड बी इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। या अर्पित, थैंक यू अर्पित। ओके गाइस, ध्यान से, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, हिंदी में बताने के बाद पोल दीजिएगा। अनुराग, थोड़ा सा मुश्किल है ये, पहले क्वेश्चन को आप देख लो, डिस्कशन में फिर आप प्लीज इंक्लूड होइएगा, ठीक है। हम बताते हैं, आई एम गोना टेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, शायद आपने सुना होगा उनके बारे में, दादा भाई नौरोजी। उनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सुना है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। उस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी भी अपनी राउंड करी थी, सामने दी थी सबको, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। शायद आपको ये भी पता होगा, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले, ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। 1892 में वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था गाइस, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, या 3 टाइम्स प्रेसिडेंट भी रहे थे, या अर्चना। तो उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश कर रहे थे इंडिया का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को जो कमजोर कर रहे थे, उस पूरी चीज के बारे में अपने डिटेल्स दिए थे। शायद आपने पढ़ा भी होगा, उस टाइम में उन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम था बहुत कम था, जबकि उसी टाइम में जो इंग्लैंड का पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ज्यादा था, 15-20 रुपए हुआ करता था पर कैपिटा इनकम उस टाइम में। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, एनुअल इनकम, एनुअल सालाना इनकम, जबकि ब्रिटेन में उस टाइम में लगभग 450 रुपए हुआ करती थी सालाना इनकम। तो उन्होंने यही बताया था कि जिस टाइम में औरंगजेब की डेथ हुई थी, औरंगजेब की डेथ आपको पता होगा 1707 में हुई थी,
राइट। तो 1707 से लेकर के बेसिकली 18th सेंचुरी पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने लूट मार मचाई, यहाँ पर 19th सेंचुरी में लूट मार मचाई। तो उसके बाद जिस हिसाब से भारत की दयनीय स्थिति हो चुकी थी, इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ चुका था, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट दी थी, पूरे के पूरे रीजंस को एनालाइज करा गया था बाय दादा भाई नौरोजी अपनी बुक में। ठीक है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1892 शुजात, दिस वाज 1892 व्हेन दादा भाई नौरोजी बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज ही सारा कुछ बताती है। अगर आप इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो शायद आपको पता होगा 1757 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। शायद आप लोगों को पढ़ा होगा उस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में डिपोज नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, इन सबको हरा दिया गया था। और 1765 में, ध्यान से सुन लेना गाइस, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी, हाँ, जिसे साइन करने में एक तरफ से लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ ऑब्वियसली बंगाल के नवाब वगैरह हुआ करते थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और शाह आलम सेकंड यानी कि मुगल एम्परर। तो वो जो ट्रीटी थी या दीवानी राइट्स जो मिल गए थे, तो उस ट्रीटी में जो केस स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से उस ट्रीटी को साइन करने के बाद बंगाल, जो उस टाइम का मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस था, एरिया था, उसे जो लूटना शुरू करा था, तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहां से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ था। ठीक है गाइस, इसलिए कह रहे हैं कि आप प्लीज ध्यान से समझो बात को। ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत कहां से होती है? जो दादा भाई नौरोजी ने अपनी शुरुआत करी थी, पूरे इसमें पूरा सिस्टम को बताने की शुरू करा था, उन्होंने बताया था राइट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 से लेकर के पूरा 100 साल, पूरे 100 इयर्स उन्होंने एनालाइज करे थे। आई रिपीट, 100 इयर्स एनालाइज करे, राइट फ्रॉम 1765 टू 1865। और फिर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी कि जिस हिसाब से दीवानी मिलने के बाद से उन्होंने यहाँ पर लूट मार मचाई थी, यहाँ से सारा का सारा पैसा, हिंदुस्तान का पैसा, लंदन जा रहा था। तो ये मेन कंट्रीब्यूशन था दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, तो पॉइंट इज, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट, एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड देखते हैं, इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रीस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। नहीं गाइस, ये काम दादा भाई नौरोजी ने नहीं करा था। ये वाली चीजें राजा राम मोहन रॉय से लेकर के बंगाल में और पूरे इंडिया में जिस हिसाब से सोशल रिलीजियस मूवमेंट चली थी 19th सेंचुरी में, उन लोगों ने करा था। दादा भाई नौरोजी इस चीज में शामिल नहीं थे। लेट मी टेल यू दिस थिंग। और थर्ड वन है, स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया था। सोशल इविल्स के लिए भी राजा राम मोहन रॉय और वो पूरे के पूरे उनके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स आए थे, उन्होंने रोल प्ले करा था, ना कि दादा भाई नौरोजी ने। इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा, सिर्फ वन ओनली ए, दैट इज व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस। एब्सोल्युटली अर्चना एंड बाकी लोग। ठीक है गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान गाइस, I'm starting the poll now. I'm starting the poll now, guys. Whosoever is joining late, guys, फटाफट से start कर लीजिए. Let me increase the time. Okay, okay, okay. Guys, इतना जल्दी करने वाला क्वेश्चन है नहीं, आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हो. Take your time. सर क्वेश्चन रीड करने का टाइम दीजिए। स्मार्टी क्या करें? हम पोल में अभी इसीलिए दिया जा रहा है, यू कैन रीड द क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करें प्लीज। मनोज, आफ्टर दिस सेशन, वैसे 4 to 5 सेशन के बाद पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा मनोज, उसके बाद टाइम बहुत रहता है। चलो डन शैलेश, शैलेश अब की बार ध्यान रखेंगे हम। ठीक है शैलेश, डन। एक बार शेयर कर देते हैं लीडर बोर्ड पोजीशन। लेट मी शेयर इट वंस।
मोहम्मद सैफ, दुर्गा, ऋषभ, अविक, मनीषा, अदिति, दिव्या, भारती, हालांकि दिव्या और भारती अलग अलग है दिव्या भारती एक साथ हो गया है मनोज, अरविंद वगैरह सब लोग, ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। लेकिन गाइस टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करा करें, जल्दबाजी ना करा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी गलत कर जाते हैं। इवेंचुअली यूपीएससी के पेपर में, जीएस के पेपर में टाइम रहता है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं होता, टाइम रहता है। तो आप प्लीज इतना नहीं होना चाहिए कि मुझे तो विद इन 10 सेकेंड्स आंसर करना है, कोशिश करके 30 सेकेंड्स मिनिमम लिया करें आप आंसर करने में। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, माय रिक्वेस्ट। या हम पक्का पक्का टाइम पूरा दे रहे हैं आज, ठीक है, लक्ष्य पक्का। स्टेटमेंट को देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्ली नेशनलिस्ट्स। अर्ली नेशनलिस्ट्स, अर्ली नेशनलिस्ट की जब भी आप बात करते हैं तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता होगा मॉडरेट्स का। आपको शायद पता होगा 1885 में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, और शुरू के जो 20 इयर्स थे, फर्स्ट 20 इयर्स, वो बेसिकली मॉडरेट्स के, नरमपंथी, हिंदी में बोलते हैं नरमपंथी, मॉडरेट्स, और अगर एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं तो गरमपंथी बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली नरमपंथियों के नाम थे। इन नरमपंथियों के साथ खास बात ये थी कि ये लोग पूरा फेथ रखते थे ब्रिटिश जस्टिस और गुडविल में, यानी ब्रिटिशर्स का जो न्याय प्रणाली थी, जो उनका गुडविल था, उसमें इनका पूरा विश्वास था। ये खास बात है मॉडरेट्स का। ये अपनी तरफ से कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उस तरीके से हमें अपनी डिमांड्स को मांगना है, हमें मांगना है, या पेटिशन, प्ली, प्रेयर, एब्सोल्युटली अर्चना। हाँ, तो ये पर्टिकुलर इनकी अपनी सोच हुआ करती थी। उनकी अपनी डिमांड्स थी कुछ, शायद आपको पता होगा। उनकी डिमांड में एक अहम डिमांड हुआ करती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह सकते आप जे, नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। अर्ली नेशनलिस्ट उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक्चुअली आपको एक बात बताएं गाइस, नेशनलिज्म की फीलिंग जो इंडिया में पहली बार सामने आई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में जो सबसे पहली बार सामने आई थी, वो 1857 के रिवोल्ट से सामने आई थी। आप इस बात को समझना। हालांकि अलग अलग हिस्टोरियंस ने उस बात को अलग अलग प्रेजेंट करा है, लेकिन फिर भी अगर हम एक कंबाइंड पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 1857 से पहले तक रीजनलिज्म इंपॉर्टेंट हुआ करता था। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। 1857 में जिस हिसाब से इंडिया का एक मेजर चंक, एक मेजर चंक इंडिया का जिस हिसाब से अंग्रेजों के अगेंस्ट साथ साथ लड़ा था, तो उस पर्टिकुलर चीज ने पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियंस को अंग्रेजों के सामने कंबाइंड तौर पर खड़ा करा था। तो उसके बाद ऑब्वियसली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के शुरू के 20 इयर्स जो थे, वो धीरे 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 वो मॉडरेट्स की तरह से सोचा करते थे। ये मानते थे कि ब्रिटिशर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस हमें थोड़ी सी अपने हिसाब से कुछ पावर्स दे दें। इसीलिए उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें पावर दी जानी चाहिए, थोड़ा इंडियंस को बढ़ा दीजिए। इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, आई रिपीट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो दिया गया था, जिस हिसाब से इंडियंस का रोल बढ़ाया गया था काउंसिल्स में, तो वो मॉडरेट्स की जीत मानी जाती है। आई रिपीट, मॉडरेट्स की सक्सेस को जब भी आप जज करेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 सामने रखा जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज है। यस बिंदु, ऑब्वियसली फाउंडेशन ले करी थी फ्रीडम मूवमेंट की मॉडरेट्स ने। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन जीरो था, वो गलत हो जाएगा। मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन अपने आप में अच्छा खासा था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मॉडरेट्स वर नथिंग, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें आती हैं, उनकी अपनी तरफ से डिमांड होती थी कि लोकल बॉडीज में ज्यादा पावर दी जाए, इंडियंस को हायर पोस्ट, जो आईसीएस का एग्जाम होता था ना, जिसे अब आईएएस बोलते हैं, उससे पहले आईसीएस बोलते थे, शायद आपको पता होगा। तो उसमें थोड़ा सा स्थान ज्यादा दिया जाए, उन्हें नंबर दिया जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करा जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट, जो आज आर्टिकल 50 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 50 यही कहता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी का, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करा जाए। ये उस टाइम में मॉडरेट्स ने डिमांड रखी थी अपनी तरफ से गाइस, ठीक है। यस, फ्री सॉल्ट टैक्स, फ्री मतलब जो ड्यूटी एस्पेक्ट्स थे, ड्यूटीज को खत्म करना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मॉडरेट्स के, ठीक है। तो हम इसी से अब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, इस बैकग्राउंड पर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द जस्टिस एंड गुडनेस ऑफ द ब्रिटिश पीपल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो मानते थे कि ब्रिटिश जो कर रहे हैं यहाँ पे ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। या बीजी तिलक के आने के बाद से सिचुएशन थोड़ी बदली थी। या
Second one, they believed that the British rule was much needed in India as it was the reason behind the peace and order in the country. Yes guys, शुरू में सोच थी कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए हैं ये पीस एंड ऑर्डर के लिए आए हैं. इनफैक्ट शायद आपने पढ़ा भी होगा कि 1857 के रिवोल्ट का, आई रिपीट 1857 के रिवोल्ट का पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों ने विरोध करा था. दे वर अगेंस्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्योंकि उन्हें लगता था पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को कि ये जो अंग्रेज आए हैं ये इंडिया में एक सिस्टम, एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आए हैं. तो दैट इज व्हाई इट वाज एक्चुअली अपोज्ड बाय द एजुकेटेड इंडियंस ऑफ दैट टाइम. 1857 का रिवोल्ट, वो तो बाद में उन्हें पता चला कि ये जो चीज है ये अच्छा नहीं है, बट ये बात सच है कि 1857 रिवोल्ट का अपोज करा गया था. तो वे वाली बात है, शुरू में इंडियंस में ये सोच थी कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर एक ऑर्डरली सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं विच इज गुड फॉर द कंट्री. तो ये उनकी सोच थी. सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. दे बिलीव दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री वाज बीइंग हिंडर्ड नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल बट बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. ये भी बिल्कुल सही बात है. उन्होंने कहा था हमारी जो पिछड़ापन है वो हमारी सोच की वजह से है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश दैट इंडियंस आर लैगिंग बिहाइंड द थिंग्स. ये उन दिनों की सोच हुआ करती थी, ये उन दिनों की सोच हुआ करती थी. इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा इस टाइम में, जो आप 19th सेंचुरी में पढ़ते हो, ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कुछ लेजिस्लेशंस पास करे थे. हाँ, सुना भी होगा आपने. 1829 में सती प्रथा के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया था. 1856 में विडो रीमैरिज को अलाउ करा गया था, उससे रिलेटेड सारी चीजें करी गई थी. शायद आपने सब पढ़ा होगा ये. तो पॉइंट इज उस टाइम में यही सोच थी गाइस कि जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी था वो सोचता था ब्रिटिशर्स की वजह से पिछड़ापन नहीं है. हाँ, वी आर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ आवर ओन अप्रोच. सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वाज द मेन रीजन. तो इसीलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है. दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है गाइस. Madras provincial bureau detailed support because of its educated elite section. Yes Chiranjeev, absolutely, absolutely. ठीक है guys, ठीक है. चलो let's move on to the next question. Third question. ध्यान से देखना. या ठीक है. हम स्टार्ट करेंगे हम पोल को 10 सेकेंड्स के बाद. I'll start the poll after 10 seconds guys. हाँ, okay, I'm starting the poll now. I'm starting the poll now guys. There goes the poll. Whosoever is joining late, please ध्यान देना. Increasing the time. Yeah Dev, yes Dev, yes Dev, yes Dev. Hi there Agastya Gowda, hi there. Whosoever is joining late, please ध्यान दें. And try and answer in poll. No Deep, it's not possible right now. Hi Rohit. टेलीग्राम लिंक अभी हम दे देंगे, बाद में शेयर करते हैं. टेलीग्राम लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे, ठीक है. हाय देयर. ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग लाइक टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज यू कैन सी. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. अब देखते हैं इन स्टेटमेंट्स में क्या पॉइंट है. लेट्स सी. फर्स्ट वन, इन 1889 अ ब्रिटिश कमिटी of the Indian National Congress was set up. 1889 British Committee of Indian National Congress was set up. This statement is absolutely right. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं हम गाइस. सुनना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड. आपको पता है 1885 में, मनीषा ध्यान से सुनना मनीषा, आपको पता है 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी. कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हो गया था, राइट. नेहा, ये सेशन 11 बजे स्टार्ट होता है. एवरी संडे 11 स्टार्ट होता है हमारा सेशन, ठीक है. तो हुआ क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने एक कमिटी बनाई थी लंदन में, ब्रिटेन में कमिटी बनाई गई थी, जिस कमिटी का नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन बाय आईएनसी. आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1889. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव जो था, इंडियन इश्यूज के प्रति ब्रिटिशर्स में अवेयरनेस रेज करना. यह बताने की कोशिश थी
ये बताने की कोशिश थी कि किस हिसाब से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं और इंडियंस का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जिस हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, खुद ब्रिटेन में ब्रिटिश पब्लिक को अवेयर करने के लिए एक कमिटी बनाई थी। ठीक है, इस कमिटी ने जो वहां पर उस टाइम में ऑब्वियसली आपको पता है दादा भाई नौरोजी उस टाइम में लंदन में ही बेस्ड थे, तो उन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। हाँ, और वहां का ब्रिटिश एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे उस टाइम में, जिनका नाम था चार्ल्स ब्रैडलाफ, तो उन्होंने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। और इसी कमिटी ने अपनी तरफ से एक वीकली निकाला था 1890 में, जिसका नाम था इंडिया। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वीकली वाज इंडिया। ठीक है, इंडिया के नाम से इन्होंने वीकली भी निकाला था। तो ये हो गया इस कमेटी के बारे में। आई रिपीट, ये कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटेन में बनाई थी। यस नरेंद्र, ये सब कुछ एनडीए से लेकर के सबके लिए यूजफुल है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो सबके लिए यूजफुल है गाइस। फोकस करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो जो बातें चल रही हैं इस टाइम में। ठीक है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इन्होंने इंडिया नाम का जर्नल निकाला था और इसका काम ये था कि ब्रिटिश पब्लिक को अवेयर करा जाए इंडियन इश्यूज के प्रति। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड देखते हैं, द जर्नल इंडियन ओपिनियन वाज स्टार्टेड बाय दिस कमिटी। गाइस, इंडियन ओपिनियन किसने स्टार्ट करा था? इंडियन ओपिनियन, दिस वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने स्टार्ट करा था साउथ अफ्रीका में 1903 में। 1903 में 1903 में गांधी जी ने स्टार्ट करा था इंडियन ओपिनियन। इस कमिटी ने स्टार्ट नहीं करा, दिस वाज नॉट स्टार्टेड बाय दिस कमिटी। इस कमिटी का जर्नल था इंडिया, इस कमिटी का जर्नल था इंडिया, जबकि इंडियन ओपिनियन गांधी जी का जर्नल था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1903 में स्टार्ट करा था। दैट इज व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए वन ओनली। आई होप आप ध्यान से सुन रहे हो। दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिस्कशन है प्लीज उस पर फोकस करो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पढ़ लो पहले एक बार ऑप्शंस को, देन आई विल स्टार्ट द पोल गाइस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गो थ्रू द ऑप्शंस। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के शुरुआती दौर को पढ़ रहे हैं आज, 1885 से लेकर के 1919 तक के सफर को, कांग्रेस को इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। टेक योर टाइम, यू शुड नॉट बी लेट गाइस, टाइम से आया करो इन द सेशन। परमजीत, आंसर इन पोल। Requesting Paramjeet to answer in poll. पूजा अभी हिंदी मीडियम नहीं है। पूजा, देव अभी बताते हैं, देव थोड़ा वेट करो। प्रेरणा, VSS, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, गुड मॉर्निंग विकास। ओके, चलो 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 गाइस, देखना शुरू करते हैं। लगभग बी ऑप्शन को 50% के आसपास लोगों ने बताया है। एंड द लीडर बोर्ड पोजीशन इज बीइंग टॉप्ड बाय अदिति। अदिति इज टॉपिंग अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली अदर्स। दिव्या सिंह इज देयर, अरविंद केजरीवाल इज देयर, जे बिंदु, ये लोग अभी टॉप कर रहे हैं। टॉप 5 के ये लोग हैं अभी। राइट, राइट, नाइस टू सी अरविंद केजरीवाल ओवर देयर। ओके, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग defines the extremist ideology during the early phase of the Indian national movement? हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट की। राइट, अब आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट की जब भी बात करते हैं, गर्म पंथियों की जब भी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आते हैं वो क्या आते हैं? लाल बाल पाल और औरबिंदो घोष। लाल बाल पाल एंड औरबिंदो घोष का नाम आता है, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, और औरबिंदो घोष। ये बेसिकली जो थे अपनी तरफ से गर्मपंथी कैटेगरी में आते थे। गर्मपंथी क्यों कहलाते थे, ये भी इसका रीजन आ जाता है। राइट, उनका ये मानना था
कि जो कांग्रेस जिस हिसाब से कांग्रेस साल में एक बार मिलती है, एक सॉर्ट ऑफ एक रिसोर्ट की तरह मिलते हैं, बातें करते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। उन्होंने कहा था कि पेटिशन देने से, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने से, जो ब्रिटिशर्स की चाय पार्टी अटेंड करने से, इससे अंग्रेज जो हैं कोई रियायत नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियंस को कोई रियायत नहीं देंगे। आपको इन पेटिशंस और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है ना, प्रेयर करते हो, उनके सामने पेटिशन देते हो, पेटिशन का मतलब है याचिका, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ आपको अपनी तरफ से अग्रेशन शो करना पड़ेगा, है ना, अपनी तरफ से कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब ब्रिटिशर्स आपकी बात को, यानी कि हिंदुस्तानियों की बात को मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करते रहोगे और रिक्वेस्ट करने से ब्रिटिशर्स जो हैं या तो वो उसमें चले जाएंगे। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वे नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल वे का मतलब होता है सिर्फ रिक्वेस्ट करने के सेंस में ना। उन्होंने कहा था सड़क पे आना पड़ेगा, वी हैव टू फाइट द ब्रिटिश, वायलेंस की वजह से नहीं, मतलब वायलेंस के साथ नहीं, फाइट द ब्रिटिश। उनसे कहना पड़ेगा, बार बार लोगों को जगाना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट्स चलानी पड़ेंगी, तब ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियंस की बात मानेंगे। बॉयकॉट एटसेट्रा, यस। तो ये सारी चीजें अपनी तरफ से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है, स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस आर्टिकल्स बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर। ये पॉइंट काफी सही पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए रखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हम फिर बता रहे हैं, वंशिका एंड अदर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट बुरा नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट बैड, बट फिर भी एक बार बी ऑप्शन को देखते हैं, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय अग्रेसिव मींस इन प्लेस ऑफ पेटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा गाइस, इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो मॉडरेट्स का तरीका था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, पेटिशन, प्रेयर, इस तरह का तरीका। एक्सट्रीमिस्ट इस चीज के अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि कायदे से ये सब नहीं होना चाहिए, हमें अपनी तरफ से मूवमेंट करना चाहिए, ढंग से ऑपोजिशन करना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यस अनडाउटेडली, जो यहां पर आ रहा है वो बी आ रहा है अभी तक के हिसाब से। हाँ, ए ऐसे में थोड़ा सा वीक हो जाता है। नेशनल एजुकेशन को गिव इंपॉर्टेंस, या नरेंद्र, ये भी सब बाद में हुआ था, राइट। देन थर्ड वन, प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। ये सब धीरे धीरे बाद में आई थी चीजें। सी वाला ऑप्शन बाद में आया था, शुरुआत में नहीं था। ये आप ध्यान से देख रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज। कैन यू सी द क्वेश्चन गाइस? अर्ली फेज, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अर्ली फेज में, हम अर्ली फेज की बात कर रहे हैं। जो भी आपका नेशनल एजुकेशन वाले पॉइंट आ गए हैं, इंडिजिनियस आर्टिकल्स वाले पॉइंट आ गए हैं, ये धीरे धीरे बाद में आए थे। इस बात को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ा होता आप लोगों ने, यू शुड हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाली बात है। ऑर्गेनाइजिंग कू अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, ना, ये तो कभी भी नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं रहा। तख्ता पलट कभी भी ऐसा नहीं रहा। तो दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने इन वर्ड्स को अपने ध्यान से देखा होता, अर्ली फेज, दिस इज द की, अर्ली फेज। अर्ली फेज में उनका ये तरीका जो था, जो मॉडरेट्स का तरीका था, उसके अगेंस्ट में थे ये अर्ली फेज में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। कोई नहीं, फोकस 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 गाइस। Radon were more successful considering Indians not inferior to the British, rather emphasize. Yes चिरंजीव, no doubt about that. एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छी रही, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। अर्पित थोड़ी देर रुक जाओ, अर्पित थोड़ी देर रुक जाओ। चलो हम कर देते हैं, अच्छा चलो ठीक है, डन 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 डन। गाइस दिस इज माय टेलीग्राम लिंक, हाँ हमारा टेलीग्राम लिंक है ये। अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो दिस इज द लिंक, आई हैव शेयर्ड द टेलीग्राम लिंक, पिन कर दिया है। हिंदी मीडियम में क्लास कब चलती है? सुमन, अभी फिलहाल हिंदी मीडियम में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नेक्स्ट मंथ अनअकैडमी प्लस पर। गाइस कोशिश करके पोल यूज करो। ओके, लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजिशन विद यू गाइस। हाँ, लीडर बोर्ड पोजिशन एक बार शेयर कर देते हैं आप लोगों से। अभी फिलहाल
this session is being headed by Aditi, Divya, Arvind, Jay and Bindu. 100% चल रहे हैं. Others are, at least उनका एक क्वेश्चन गलत हो चुका है. But 100% जो चल रहे हैं Aditi, Arvind, Divya, Jay and Bindu चल रहे हैं. Right? Let's see this question. Who among the following gave a systematic critique of the moderate politics? Critique का मतलब होता है आलोचना करना. हाँ, आलोचना किसने करी थी? मॉडरेट पॉलिटिक्स की पूरा का पूरा समझ के, पूरा सिस्टम उसके समझ के एनालाइज करा था, एनालिसिस दिया था और उसके सामने बताया था. मॉडरेट पॉलिटिक्स का भी बात कर रहे हैं, मॉडरेट्स की बार बार. किसने विरोध करा था अपने आर्टिकल्स में, जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड? तो इसमें राइट आंसर आ जाता है ऑब्वियसली औरबिंदो घोष साहब का. औरबिंदो घोष साहब ने, आपको बता दें, एक आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे. ये बात है लगभग 1893 की. ध्यान से सुन लेना गाइस. 1893 में औरबिंदो घोष ने ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड करके आर्टिकल्स की एक सीरीज लिखी थी. इसमें इन्होंने जो मॉडरेट्स की सोच थी उसे क्रिटिसाइज करा था. मॉडरेट्स जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हुआ करते थे, वफादार हुआ करते थे, उसका विरोध करा था. जिस हिसाब से उनकी लैंग्वेज होती थी, बहुत ऐसा लगता था डरे हुए हुआ करते थे, अंग्रेजों से डरते थे. उन्होंने कहा था डरने की जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स से. और उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से मॉडरेट्स ब्रिटिश रूल को हिंदुस्तान के लिए बून का मतलब है वरदान मानते हैं, वो चीज गलत है. तो दैट इज वाई ये पूरा आर्टिकल की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1893 में इस तरह की सोच रखना आसान काम नहीं था. इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग एट दैट टाइम. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 1893, जब मॉडरेट्स का राज हुआ करता था कांग्रेस के ऊपर. तो उस टाइम में औरबिंदो घोष जैसे लीडर ने मॉडरेट्स के लिए इतना सब कुछ लिखा था, इतना सब कुछ कहा था. इट वॉज नॉट एट ऑल इजी एट दैट टाइम. लेट मी टेल यू दिस थिंग. तो ये औरबिंदो घोष साहब हुआ करते थे. ठीक है. तो औरबिंदो घोष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, लेट्स मूव ऑन. फ्यूचरिस्टिक विद मॉडर्न आइडियोलॉजी. यस यस यस. ठीक है. कोई स्पेसिफिकली मैगजीन कोई नहीं थी, स्पेसिफिकली एक सिंगल मैगजीन में नहीं थे ये, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ध्यान से देखना. फोकस गाइस, फोकस. अंकुर थोड़ी देर रुक जाओ, पोल में आंसर करना. ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ. अमन, यस यू आर लेट. यस अमन, यू आर लेट. चलो कोई नहीं गाइस, पोल में आंसर करो और डिस्कशन पे फोकस करा करो. ऋषिकेश, तरुण, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पोल में आंसर करें. I'll give you 15 seconds extra. 15 seconds extra दे रहे हैं. नवल, हर संडे को हम सेशंस लेते हैं. 3 of 3 आप ज्वाइनिंग लेट, कोई बात नहीं अनवय, चलो. चलो लेट्स सी. फोकस. या अमन, हाँ वैसे नॉर्मली आप ऑन टाइम आते हो. ओके लेट्स सी. एक बार हम नहीं, लीडर बोर्ड पोजीशन में एक बंदा जे पीछे हो गए. जे का एक क्वेश्चन गलत हो गया है. जे इज रॉन्ग ओवर हियर, बाकी सब लोग सही जा रहे हैं. राइट, लेट्स सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? सबसे पहले तो ध्यान से देख लेना, वी आर लुकिंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. पहला पॉइंट तो ये है, वी आर लुकिंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. अब देख लेना, वैलेंटाइन शिरोल डिस्क्राइब बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. गाइस ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आपको शायद पता होगा, वैलेंटाइन शिरोल एक ब्रिटिश ऑथर थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, द इंडियन अनरेस्ट. तो उस इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जनक बोला गया था, फादर बोला गया था इंडियन अनरेस्ट का. आपको ये भी पता होगा, इनके ऊपर केस करने के लिए बीजी तिलक इनफैक्ट लंदन भी गए थे. हाँ, हालांकि वो केस हार गए थे, लेकिन वो लंदन भी गए थे इस पर्टिकुलर केस को करने के लिए, क्योंकि इनके बारे में कुछ इस तरह की बातें लिखी थी इस बुक में. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड वी आर लुकिंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड वन, द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज औरबिंदो घोष. गाइस ये भी बिल्कुल ठीक है.
अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस क्या चीज है ना? दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग आपके मन में आ रहा होगा, ये क्या फंडा है? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? आप इस बात को समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा, इंडियंस से उन्होंने कहा था, बहुत ध्यान से सुनना, इंडियंस से उन्होंने कहा था कि आपको अगर ब्रिटिशर्स को अपोज करना है तो कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे ब्रिटिशर्स की हेल्प हो। इसके कुछ टाइम बाद, इनफैक्ट आपने, चलो एक बात बताओ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो सबको पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो शायद सबको पता होगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी तो गांधी जी का यही था भाई। 1920 का जो 1920 से लेके 1922 तक का जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो भी यही था। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को पैसिव रेजिस्टेंस करके बताया था अरबिंदो घोष साहब ने। उन्होंने कहा था, इट मींस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय विच ही कुड बी हेल्पिंग द गवर्नमेंट। कोई भी काम ऐसा ना करा जाए जिससे गवर्नमेंट की मदद हो, तो आप कोई भी काम ऐसा ना करें। तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अरबिंदो घोष का। तो अरबिंदो घोष की दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाद में वो स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे। आपको शायद पता होगा, पौंडीचेरी में सेटल हो गए थे वो सब चीजें आती हैं। लेकिन उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजें दी थी, एक तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एस्पेक्ट आ जाता है, एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये दोनों अरबिंदो घोष की चीजें आती हैं। और तीसरा, द 1907 सूरत सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय राज बिहारी घोष। बिल्कुल सही बात है, राज बिहारी घोष ने ही उस सेशन को प्रिसाइड ओवर करा था। और यहीं पर कांग्रेस, आपको शायद पता होगा, कांग्रेस में दो फाड़ हो गया था, स्प्लिट हो गई थी। स्प्लिट हो गई थी, क्यों स्प्लिट हो गई थी? क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सट्रीमिस्ट जो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट्स ने बनवा दिया था राज बिहारी घोष। ठीक है गाइस, एक और बात आपको बता दें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम में और राज बिहारी बोस के नाम में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दीज आर टू डिफरेंट पर्संस। राज बिहारी बोस, जिन्होंने इंडियन, आपको शायद पता होगा, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, राज बिहारी बोस। और ये है राज बिहारी घोष। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए चीजें मतलब, दीज वर टू डिफरेंट पर्संस, these were two different persons. Please don't get confused in the names. वो जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था 1912 में, हाँ, और उन्होंने उसके बाद जापान चले गए थे, वहीं पर उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी कर ली थी, वो राज बिहारी बोस थे। ये राज बिहारी घोष हैं जो कि मॉडरेट थे। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि हम लोग लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तलाश में थे, तो इसीलिए डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑरोविले आश्रम स्टार्ट करा था, या ऑरोविले आश्रम इन पौंडीचेरी, अरविंदो घोष वाला ही है। यस, हाँ, बॉम्ब वाला, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अरविंद, एब्सोल्युटली अरविंद। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पोल नहीं शो करता तो कोई बात नहीं, फिर आप यहां पे आंसर कर दीजिए आशु। ठीक है आशु, पोल अगर शो नहीं कर रहा है तो यू कैन आंसर ओवर हियर इन द चैट बॉक्स। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल गाइस, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। ओके, लेट्स सी 100% तो अब भी नहीं आ रहा। अश्विनी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज द इजीएस्ट वन आई वुड से। यस, दिस इज द इजीएस्ट वन। रवि, गुड मॉर्निंग। ओके, 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 लेट्स सी, हम इसको देखते हैं, लेट्स सी। अभी सिचुएशन वही का वही है, अदिति, अरविंद, दिव्या एंड बिंदु, दे आर लीडिंग राइट नाउ। हाँ, लेट्स सी दिस। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च होने का इमीडिएट कॉज क्या था? गाइस, आपको शायद पता होगा, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल करा गया था। 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905, और उस पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और असम अलग कर दिए गए थे। असम बंगाल से ईस्ट बंगाल और असम अलग कर दिए गए थे।
मेन बंगाल से, मेनलैंड बंगाल से अलग कर दिए गए थे। शायद सबको पता होगा दिस थिंग। हाँ, अपनी तरफ से ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम ये कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस हिसाब से नेशनलिज्म का राइज हो रहा था बंगाल में, तो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को खत्म करने के लिए एक अपनी तरफ से एफर्ट था ये ब्रिटिशर्स का, क्योंकि बंगाल एक हॉट बेड हो रहा था उस टाइम में नेशनलिस्ट का। तो इसीलिए उस चीज को ब्रेक करने के लिए, यूनिटी को खत्म करने के लिए ये चीज करी गई थी बाय द ब्रिटिश, राइट? डिवाइड एंड रूल, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो उसके बाद जो बंगालीज थे उन्होंने अपनी तरफ से दिमाग लगाया कि ठीक है, हम लोग विरोध करेंगे इस पर्टिकुलर चीज का, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया में जो काम कर रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, क्यों इंडिया में हैं? वो इंडिया में इसलिए हैं ताकि इंडिया से वो लूटपाट कर सकें, कमा सकें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम उनके इकोनॉमिक बेस को हिट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना गाइस, इकोनॉमिक बेस को हिट करते हैं। तो उन्होंने दो चीजें साथ साथ करी, वन वाज स्वदेशी एंड द अदर वाज बॉयकॉट। विदेशी सामान का बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी का मतलब होता है अपने आप के द्वारा बनाया गया सामान, उस पर्टिकुलर चीज को खरीदेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, असम की बात करें ऋषिकेशम, ठीक है, ठीक है, तो बात को ध्यान से सुनना। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट और स्वदेशी गुड्स को अपनाना, विल बी बाइंग स्वदेशी, इंडिजिनस, यस रवि, इंडिजिनस, स्वदेशी का मतलब है इंडिजिनस, राइट, अपने आप से बनाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा? ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उनके रूट्स में, उनकी जड़ों पर हमला होगा या नहीं होगा? इट विल बी लाइक अटैकिंग देयर रूट्स, जड़ों पर हमला। तो इसलिए ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन के उभरा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में ये मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये प्रैक्टिकली दोनों चीज एक ही थी, स्वदेशी अपनाना है और विदेशी सामान का, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है। तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट था और इसके लिए अनडाउटेडली इमीडिएट कॉज वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। और इस पर्टिकुलर चीज को 16 अक्टूबर 1905 को करा गया था, राइट? बट व्हाई मॉडरेट्स वांट दिस मूवमेंट टू बी रीजनल? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा बिंदु। मॉडरेट्स चाहते थे कि ये बंगाल में ही रहे, उनका मानना था बंगाल से रिलेटेड एस्पेक्ट है, बंगाल में रखो। प्लस ये मत बोलो मॉडरेट्स जो हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका जो तरीका था, वो थोड़ा ब्रिटिशर्स से दबते थे, थोड़ा सबमिसिव थे मॉडरेट्स। उनका कहना था ठीक है, आपने इसे शुरू करा है पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, तो एक काम करो, इसे बंगाल में ही रखो। या अनवर, वो अरेस्ट उनका दूसरी वजह से हुआ था। थोड़ी देर रुक जा अनवर, अनवर आई विल आंसर योर क्वेश्चन, गिव मी सम टाइम, ठीक है अनवर? या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी हमने हिंट दिया था आपको, लेट्स सी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देन आई विल स्टार्ट द पोल। जस्ट गो थ्रू दिस वंस। ओके, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल गाइस। आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करें प्लीज। या चिरंजीव, वेल सेड, वेल सेड चिरंजीव। ओके, जो लोग भी अपने बाकी आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप सेशन के बाद हम क्वेरीज ले लेंगे आपकी, ठीक है? आई टेक ऑल योर क्वेरीज। कुछ भी बात है, कुछ करना है हमसे डिस्कशन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। हाँ, ओके, चलो लेट्स सी दिस। अभी भी सिचुएशन लगभग वैसी ही है, अभी भी टॉप के फोर ही हैं। जे का इक्वेशन गलत हो ही गया, राइट? अदिति, दिव्या, अरविंद, बिंदु, दे आर 100%। उसके बाद फॉलोड बाय जे, और उसके पीछे पीछे हैं ऋषभ, अविक, दुर्गा, परविंदर एंड आई एम नॉट एबल टू सी गांधी भाई। ओके, लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी दिस थिंग। हाँ, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1905? या नेहा, नेहा जो कह रहे हैं गाइस, ध्यान देना,
कोशिश करो पोल में आंसर करो गाइस, हाँ, रिक्वेस्टिंग यू टू आंसर इन पोल। मेन रीजन स्प्लिट का अभी अभी बात हुई थी, सूरत में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, दो फाड़ हो गया था कांग्रेस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। प्रैक्टिकली 1907 का जो सूरत सेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क के तौर पे देखा जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में। उसका मेन रीजन क्या था? वी आर लुकिंग फॉर मेन रीजन, ठीक है, मेन रीजन। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इनमें मेन हटा दो, कुल मिला के एक ही रीजन इंपॉर्टेंट आ जाता है और वो है बी। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म, आप इस बात की बात कर रहे हो, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म वाला पॉइंट कब आया था? आपको पता है 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे। 1909 में, 1909, 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। हम ये बात करें 1907 की, तो ए तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक बार सी देख लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। गाइस, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन जरूर हो गई थी 1906 में, लेकिन उसका कांग्रेस से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। आई रिपीट, मुस्लिम लीग वाज डेफिनेटली फाउंडेड इन द ईयर 1906, लेकिन उसका इससे दूर दूर तक लिंक नहीं था, कांग्रेस से उसका लिंक नहीं था। दिस वाज इम्प्रैक्टिकल, दिस वाज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, वो अलग एस्पेक्ट है। चौथा देखते हैं, ऑरबिंदो घोष's इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। नहीं गाइस, उनकी इनेबिलिटी नहीं थी, हम पहले भी बता चुके हैं। लाल बाल पाल और ऑरबिंदो घोष, उनका एक पूरा अपना ग्रुप था, जो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे उस पर्टिकुलर टाइम में, लाल बाल पाल एंड ऑरबिंदो घोष। बेसिकली फंडा यही था कि एक्सट्रीमिस्ट कहते थे मॉडरेट से कि आपसे ना हो पाएगा, यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, तुमसे ना हो पाएगा टाइप की चीजें आती हैं। प्रैक्टिकली वो मानते थे कि जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट करने का टाइम आ चुका है, बात करने का टाइम आ चुका है, उसमें मॉडरेट्स कामयाब नहीं हो सकते। कोई मजबूत बंदा चाहिए ब्रिटिशर्स को सामना करने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए मजबूत बंदा चाहिए गाइस। हल्के बंदों से काम नहीं चलेगा, मॉडरेट अप्रोच से काम नहीं होगा। दैट वाज द बेसिक थिंग। दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। लेकिन उसमें चिंगारी जो लगी थी, जो स्पार्क था, वो सिर्फ चिंगारी ये थी कि इस बार वो चाह रहे थे। एक्चुअली एक और छोटा सा बैकग्राउंड बता देते हैं आपको। 1906 का जो सेशन था, 1906, तब भी अपनी कोशिश उनकी ये थी कि उनका ही अपना प्रेसिडेंट बने। लेकिन 1906 में क्या हुआ, नाम प्रपोज कर दिया गया दादा भाई नारोजी का। अब दादा भाई नारोजी एक सीनियर पर्सन थे, तो दादा भाई नारोजी का कोई विरोध नहीं करता था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर दादा भाई बन रहे हैं देन इट इज ओके, हम लोग कोई अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग 1907 का जो सेशन होगा उसमें अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन अब उसमें इन्होंने अपनी तरफ से सोचा था कि हम लोग लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन मॉडरेट्स ने अपनी तरफ से रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये टिपिंग पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट जिससे पूरा का पूरा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो रायता फैल गया। तो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द बेसिक थिंग जिससे द थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। बट द बेस वाज कि वो समझ चुके थे कि मॉडरेट्स के बस की नहीं है ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट करना। दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। या मेन टर्निंग पॉइंट, या रवि, go through this question guys. They wanted Tilak to be, नहीं, लाला लाजपत राय को चाह रहे थे उप्पल। They wanted लाला लाजपत राय, तिलक साहब खुद नहीं बनना चाहते थे। Okay, let's see this question. There goes the poll guys, huh? There goes the poll. Okay, giving you some 15 seconds extra. Take your time. सुकृति को नहीं समझ में आया? सुकृति वेट करो, चलो अभी बताते हैं। सॉलिड क्वेश्चन, हालांकि इतना टफ है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, बट हो सकता है आप लोगों को लगा हो, इट्स पॉसिबल, हम ये नहीं कह रहे। ओके, लेट्स सी। लीडर बोर्ड पोजीशन अभी चेंज नहीं हुई है।
Aditi, Divya, Arvind, and Bindu. They are the leaders, closely followed by Jay and others. Let's see. Let's see this question. Consider the following statements with regard to the government response to the Swadeshi movement. अभी अभी पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. देखना. यस यस बिंदु, रुक जा 2 मिनट. द गवर्नमेंट बिटरली रिप्रेस द मूवमेंट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी भी मूवमेंट को, भी ऐसी मूवमेंट जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट कर रही है, उस मूवमेंट को ऑब्वियसली बुरी तरह दबाएगी. लॉजिकल सा पॉइंट है. एंड अरेस्टेड बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर. देयर गोज द पॉइंट जो बिंदु ने लिखा है. गाइस, मॉडरेट को गिरफ्तार नहीं करेगी. मॉडरेट्स तो प्रैक्टिकली उनके साथ थे. आप समझना, मॉडरेट को गिरफ्तार नहीं करेगी, नहीं करेगी गिरफ्तार. भाई लॉजिकल पॉइंट है. तो यहां से हो गया स्टेटमेंट गलत. नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं. या कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट ऑफ मॉडरेट्स. यस गांधी, एब्सोल्युटली राइट. दूसरा पॉइंट बताते हैं. या श्रीदेवी 2 मिनट रुक जाओ. दूसरा पॉइंट, तिलक वाज सेंट टू मांडले जेल फॉर 6 years. बिल्कुल सही बात है. ऑन चार्जेस ऑफ लीडिंग द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट. नो नो नो. शिवानी, मॉडरेट्स का मतलब है नरमपंथी, हिंदी में बात करें. नहीं गाइस, नहीं. आपको पता है इन्हें भेजा क्यों गया था जेल? 6 साल की जो जेल हुई थी वो भेजा क्यों गया था? उस टाइम में एक इवेंट हुआ था, शायद आपने सुना हो. प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस ने कुछ बम फेंका था कहीं पे. सुना है आपने नाम इस चीज का? ये बात है मुजफ्फरपुर की. मुजफ्फरपुर इज देयर इन बिहार. वहां पर प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस साहब ने, वहां पे एक मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे जिनका नाम था किंगफर्ड. किंगफर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था. उनके व्हीकल के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था. हालांकि वो मैजिस्ट्रेट बच गए थे. ठीक है. तो वो केस चला था. उस केस में जो भी चीजें आई थी, तो बेसिकली बीजी तिलक ने सपोर्ट करा था. उन्होंने सपोर्ट करा था प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस के इस एक्शन का. तो इस बात के ऊपर उनके ऊपर केस चला था, बीजी तिलक के ऊपर. और आपको पता है इस केस में हु वाज रिप्रेजेंटिंग बाल गंगाधर तिलक? ये जो केस चला था, इस केस में यस, मोहम्मद अली जिन्ना वाज रिप्रेजेंटिंग बीजी तिलक. हालांकि तिलक साहब केस हार गए थे और उसके बाद उन्हें मांडले, मांडले आज की डेट में म्यांमार में पड़ता है. तो म्यांमार में उन्हें जेल में डाला गया था 6 साल के लिए. और जेल में जाके उन्होंने गीता रहस्य, बीजी तिलक की एक बहुत फेमस बुक है गीता रहस्य, वो उन्होंने जेल में ही लिखी थी. शायद आपको पता होगा, राइट. तो ये सारे इवेंट्स हैं. तो गाइस, तिलक साहब को जो जेल हुई थी वो प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को लीड करा था. उन्हें इसलिए जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करा था क्रांतिकारी गतिविधियों को. तो इसीलिए देशद्रोह, देशद्रोह का मतलब होता है सेडिशन. सेडिशन की वजह से, सेडिशन चार्जेस के ऊपर, सेडिशन यानी देशद्रोह के आरोप लगा के उन्हें जेल में डाला गया था 1908 में 6 सालों के लिए, 6 years के लिए. ठीक है गाइस. या इनिशिएटेड बाय मॉडरेट्स, नहीं, आप इस बात को समझना, इनिशिएटेड बाय मॉडरेट्स कहना गलत होगा. स्वदेशी मूवमेंट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ थे, लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट को कि वो सिर्फ रहे बंगाल में, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बंगाल के अलावा भी पूरे इंडिया में फैले. और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाल गंगाधर तिलक साहब ने करा था. ठीक है, आपको बता दें वाला पॉइंट. या एब्सोल्युटली बिंदु, राइट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अर्पित, थैंक यू अर्पित. बट हमें नहीं पता चला कि 1 घंटा हो गया. ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल, राइट. आई एम स्टार्टिंग द पोल एंड देयर गोज द पोल गाइस. अरुण, पॉसिबल नहीं है, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है सब लोगों को. अरुण, हम एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को बोलना पॉसिबल नहीं है भाई. सॉरी सॉरी सॉरी. मांडवी, try and answer in poll. मांडवी, अच्छा दीपांशु हैं आज, क्या बात है दीपांशु.
It's not that tough, I would say. Okay. Okay. Let's see, बिंदु 2 मिनट रुक जा बिंदु. Let's see. हाँ, okay. Let's see ऋषभ. गाइस, फर्स्ट 4 अभी भी वही चल रहे हैं, अदिति, दिव्या, अरविंद एंड बिंदु. हालांकि अब अर्पित जो है नंबर 2 पर जे के साथ आ चुके हैं. लेट्स सी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली मतलब है 1914 टू 1918 है. 1914 टू 1918 आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945. ठीक है. रजत रुक जा. ठीक है, राइट. अब एक देखना शुरू करते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट करा था ब्रिटिश को. डेफिनेटली यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. आप एक बात भूलना मत गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1907 में सूरत सेशन हुआ और सूरत सेशन में स्प्लिट हो गई कांग्रेस. एक्सट्रीमिस्ट को उठा के बाहर फेंक दिया गया कांग्रेस से. प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं बिल्कुल. तो गाइस 1907 से लेकर के, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1908 से लेकर के 1916 तक, ये जो टाइम था, कांग्रेस किसके कब्जे में थी? कांग्रेस पर किसका एकाधिकार था? किसकी मोनोपोली थी? मॉडरेट्स की मोनोपोली थी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मॉडरेट्स थे. इस टाइम में एक्सट्रीमिस्ट थे ही नहीं. दे वर द मॉडरेट्स हु वर देयर इन द कांग्रेस एट दैट टाइम. ठीक है, 1908 से 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1916 में आपको पता है लखनऊ में सेशन हुआ था और लखनऊ सेशन में बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में समझौता भी हुआ था. शायद आपको पढ़ा होगा, पता होगा. ठीक है, तो यहां पर हम देखना शुरू करते हैं. अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो शायद अब ये आंसर इजी हो जाएगा. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट कंसिडर्ड इट एज इट्स ड्यूटी. यस गाइस, क्योंकि मॉडरेट्स ये मानते थे कि हमारी ड्यूटी है ब्रिटिशर्स को हेल्प करना. ये मानते थे कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर, या अंबिका चरण मजूमदार 1916 में कांग्रेस के हेड थे. रुक जा रवि. पॉइंट टू बी नोटेड इज बेसिकली वो मानते थे उनकी ड्यूटी है डेफिनेटली ब्रिटिशर्स को हेल्प करना. नहीं तो ब्रिटिशर्स अगर हार गए तो देश में क्या, कौन चलाएगा देश अगर ब्रिटिशर्स हार गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट है. एंड इट होप टू गेट कंसेशंस लेटर. ये हमेशा ही माना जाता था गाइस, ये हमेशा वो मानते थे कि अगर आज हम ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को कुछ रियायत देंगे, कुछ कंसेशंस देंगे, कुछ फायदा पहुंचाएंगे. फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट. थर्ड देखते हैं. डिस्कशंस फॉर द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हैड बिकम. नहीं गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बातचीत जो शुरू हुई थी, लेट मी टेल यू दिस थिंग. आप लोगों ने पढ़ा है कुछ ऑगस्ट डिक्लेरेशन? हैव यू हर्ड अबाउट ऑगस्ट डिक्लेरेशन गाइस? ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन 1917 में दिया गया था. ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 में दिया गया था बाय मॉन्टेग, जो उस टाइम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग. उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में 17 अगस्त 1917 में दिया था. उन्होंने पहली बार ये बोला था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में. और उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसमें कि प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी. गाइस हम फिर बता रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है इस सब चीज को तो इस क्विज में आने का कोई फायदा नहीं है. आपके पास कुछ ना कुछ बेस नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप हमारे सेशंस में आके एडवांटेज ले सकते हो. अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये सेशंस आपके लिए बेकार हैं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. अगर आपके पास कुछ बेस नॉलेज है तो ये सब सेशंस काम के हैं. हम फिर बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत जो हुई थी वो जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक पैक्ट करा था, जिसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट. कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916, वो तब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स दबे थे. इसीलिए उन्होंने 1917 में ऑगस्ट डिक्लेरेशन करा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेकर आए थे, क्योंकि 1916 में यूनिटी दिखाई गई थी. आप समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेहा 2 मिनट रुक जाओ, आई आंसर योर क्वेश्चन. बिपिन चंद्र मत लेना, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताते हैं नेहा. ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है गाइस आपको? तो पॉइंट फर्स्ट तो यही आ गया आपका कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सब शुरू नहीं हुए थे. सेकंड वन,
फोर्थ ऑप्शन या फोर्थ स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लुक नियर, सवाल ही पैदा नहीं होता गाइस, इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर 1 and 2, 1 and 2 बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश वाज ड्यू टू इंडियाज लैकिंग पॉलिटिकल विल, एब्सोल्युटली चिरंजीव, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। या अरुण बिल्कुल सही बात है, तिलक वगैरह ने हेल्प करी थी, यस 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 अरुण एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक चेक चेक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया लखनऊ कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, ये आ गया लखनऊ कांग्रेस से रिलेटेड, चेक चेक चेक। आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ, बहुत ध्यान से करना गाइस, जल्दबाजी नहीं करें। ओफो, इतनी जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कर देते हैं, नॉट गुड गाइस, नॉट गुड। आई एम नॉट विद यू, आई एम नॉट विद यू एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग 30 सेकंड से कम में आंसर कर रहे हैं ये सही नहीं है, लेस देन 30 सेकंड्स इज नॉट गुड, बट इट्स अ डेमोक्रेसी, हाँ, फ्री कंट्री। okay okay okay, let's see। चलो देखते हैं। रुक जा सनी। ओके, हम लोग देख रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स लखनऊ सेशन से रिलेटेड, ठीक है। द लखनऊ सेशन मार्क द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, अभी बात हुई थी, प्रिसाइडेड ओवर बाय बीजी तिलक, नो 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 गाइस, नो, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, अभी बात हुई थी, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार साहब ने इस पर्टिकुलर सेशन को लीड करा था, तो दिस थिंग इज रॉन्ग ऑब्वियसली, राइट। एसी मजूमदार वाज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916, राइट। सेकंड देखते हैं, द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट वाज साइंड विद द एफर्ट्स ऑफ मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट, नहीं गाइस, नो 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 नो, किसके एफर्ट्स थे, किसके एफर्ट्स थे, किसके एफर्ट्स थे, आई रिपीट, किसके एफर्ट्स थे, इट वाज नॉट दिस, ना 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 मीनू, नो नो गांधी, नो मीनू, एब्सोल्युटली it was मोहम्मद अली जिन्नाह, इट वॉज मोहम्मद अली जिन्नाह। खास बात यह है, इनफैक्ट सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्नाह के एफर्ट्स की वजह से ही मोहम्मद अली जिन्नाह को टाइटल भी दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आई रिपीट, मोहम्मद अली जिन्नाह के एफर्ट्स की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्नाह को एक टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है गाइस, इट वाज नॉट तिलक, इट वाज नॉट एनी बेसेंट, इट वाज बेसिकली मोहम्मद अली जिन्नाह, क्योंकि एनी बेसेंट ने, आपको बता देते हैं, एनी बेसेंट ने जो रोल प्ले करा था वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को मिलाने में करा था। एनी बेसेंट का रोल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को मिलाने का था, ऊपर लिखा है उपल ने, उपल आदर्श ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, जबकि मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो इसमें करा था, कोई नहीं शालिनी, इट्स ओके, ठीक है, समझ रहे गाइस, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। या वो एक अलग बात है बिंदु, यस, क्योंकि ना आपको बताएं, इनफैक्ट लेट मी टेल यू दिस थिंग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो बोन हमी था, जो आपस में दोस्ती थी, वो आपस में अच्छे संबंध थे, वो 1916 से लेकर के 1922 तक रहे थे। 1922 में आपको पता ही है, जब चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, आपको पता है 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड, 5 फरवरी 1922, और उसके 1 वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तो उस चीज का बहुत विरोध हुआ था, कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी। आई रिपीट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, आप सबको पता ही होगा, यूपी का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था, 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव, जला दिया था थाने में बंद करके, शायद सुना होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद जिस हिसाब से वापस ले लिया गया था, या बिंदु एब्सोल्युटली, तो वो सारी चीज हुई थी। तो बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो बॉन्ड हमी थी, जो संबंध थे अच्छे, वो खत्म हो गए थे, और मुस्लिम लीग ने क्लियर कट समझ लिया था यहां से अब कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस सेशन का गाइस, या नेहा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना गाइस। I want everybody to answer this particular question correctly. Focus. Yes, Sunny, non-cooperation movement was withdrawn. गाइस टेलीग्राम लिंक हमने लिख दिया है यहां पर, माय टेलीग्राम लिंक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन इट। मोहित का गलत हो गया, ओके। That's an easy question, frankly speaking. गुड मॉर्निंग दिवाकर, बहुत लेट हैं आप। इजी पिजी लेमन स्क्वीजी, क्या बात है। अंबिका बॉय 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 मैन अंबिका चरण मजूमदार, ओके लेट्स शेयर। ओके यार, वही सब सिचुएशन रही। सॉरी आई कुडंट शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन, सॉरी आई कुडंट शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन, बट बेसिकली वही सिचुएशन थी लास्ट तक भी, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर होम रूल लीग्स। होम रूल मूवमेंट, होम रूल आपको पता होगा, दो होम रूल लीग बनी थी, शायद आप लोगों को पता हो। एक थी इंडियन होम रूल लीग और दूसरी थी होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग जो थी गाइस, वो बीजी तिलक साहब की थी, जबकि एनी बेसेंट मैडम की जो थी वो थी होम रूल लीग, शायद सबको पता हो। तो क्यों उसको सपोर्ट मिला था, दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट वन, द वर्ल्ड वॉर had created a wave of nationalism among different sections of Indian society. Yes guys, होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक थी, हाँ। तो उन्होंने वो पर्टिकुलर चीज स्टार्ट करी थी 1916 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरे लाइक इंडिया को एनगल्फ करे हुए थे। एनगल्फ करने का मतलब यह ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया से ही रिसोर्सेज लिया करते थे। फौजी जो ब्रिटिश फोर्स में थे, जो ब्रिटिश फौज में जो ट्रूप्स होते थे, कहां से प्रोक्योर करते थे, वो मेनली इंडिया से ही प्रोक्योर करा करते थे। अब वो ट्रूप्स अगर मर रहे होंगे, इंडियंस जो हैं वो वहां पे जाके शहीद हो रहे थे ब्रिटिश कॉज के लिए, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए, तो क्या इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा नहीं आएगा क्या, है ना? एक रेज आएगा नहीं आएगा कि तुम हमारे बंदों को अपनी लड़ाई में मार रहे हो। नेहा 2 मिनट सुन ले, नेहा हम ही बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इसीलिए इट एक्चुअली क्रिएटेड अ वेव ऑफ एंगर अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड वर्ल्ड वॉर, नहीं गाइस, सेकंड वर्ल्ड वॉर कहां से आ गई, ये तो इजी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली 1939 में स्टार्ट हुई थी, हाँ। तो उसका होम रूल लीग से कहां से लिंक आ गया? लड्डू पॉइंट, पहले तो 2 को एलिमिनेट कर दो। 2 को एलिमिनेट करने का मतलब है सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत दूर की बात है। थर्ड देखते हैं, the bitter repression of the Gadar movement had aroused the feeling of resentment against the British rule. Yes, बिल्कुल सही बात है। आपने अगर गदर मूवमेंट के बारे में पढ़ा हो, गदर पार्टी 1913 में बनी थी, इसका राइट आंसर भी है, पहले तो बता दें आपको। 1913 में गदर पार्टी बनी थी, लाला हरदयाल वगैरह, या आपको शायद पता हो, जिसमें कि उन्होंने जो इंडियंस विदेशों में रहते थे उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में हुआ करता है, तो इट वाज देयर इन सैन फ्रांसिस्को। तो वहां से वो लोग इंडियंस जो हैं इंडिया आए थे, जो विदेशों में हिंदुस्तानी रहते थे, सैन फ्रांसिस्को इन यूएस, यस, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस। इसीलिए इसका नाम भी था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। ये नाम था बेसिकली एग्जैक्टली इस गदर पार्टी का, राइट। तो बाद में गदर वर्ड आने लगा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जो कि पहले स्टार्ट हुआ था उससे। तो ये पर्टिकुलर चीज है। तो नो डाउट जिस हिसाब से वो इंडिया आए थे, व्हाट वाज द गोल ऑफ आईएचआर, इंडियन होम रूल कहने की कोशिश कर रहे हो प्रभुदेव। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव टोटल इंडिपेंडेंस नहीं था प्रभुदेव। आई रिपीट, इट वाज सॉर्ट ऑफ सेल्फ रूल, डोमिनियन स्टेटस सॉर्ट ऑफ थिंग प्रभुदेव, डोमिनियन स्टेटस। गदर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रेबेलियन, अनिमेश, गदर स्टैंड्स फॉर रेबेलियन, ठीक है। तो सेल्फ रूल अपने हिसाब से उनका मन था। इस टाइम तक इंडिया में इस तरह की बात नहीं हुई। दे वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डोमिनियन स्टेटस। जैसे
हालांकि इस डोमिनियन स्टेटस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह चले जाएं, लेकिन अपना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट शुड बी गिवन टू द इंडियंस। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गिवन टू द इंडियंस, दैट वाज द मेन थिंग। ठीक है ना? तो इस तरह से रहेगा। और ऑब्वियसली आपको टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ जो बात हम करते हैं, हमेशा इस बात को हमने बोला भी है, टोटल इंडिपेंडेंस का प्रपोजल सबसे पहले दिया गया था बाय हसरत मोहानी। हसरत मोहानी वाज द पर्सन जिन्होंने पूर्ण स्वराज सबसे पहले कांग्रेस के मंच से उठाया था, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द कांग्रेस सबसे पहले। उसके बाद फिर बाकी लोगों ने इस पे ध्यान देना शुरू करा, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों ने अपनी तरफ से कहा था। बट द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की बात करी थी, दैट वाज हसरत मोहानी साहब। ठीक है गाइस, कुछ समझ में आ रहा है? WPC सेइंग गदर मींस स्वराज एज पर इट्स, गलत कह रहा है, गदर का मतलब स्वराज नहीं है अनिमेश, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखो, आप स्पेक्ट्रम अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है गाइस, अगर आपको स्पेक्ट्रम का की लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है, तो आप जो टॉपिक स्पेक्ट्रम में डिफिकल्ट लग रहे हैं उन्हें आप इंटरनेट से देख सकते हो, आप चाहें तो। बाकी हमें अभी हाल ही में हमने बुक मिली थी हमें इनकी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्नेहल त्रिपाठी और सोनाली बंसल, हमें ये बुक भी ठीक लगी है। स्नेहल त्रिपाठी सर शायद अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं, शायद हटा दो। हाँ? स्नेहल त्रिपाठी और सोनाली बंसल, ये मैग्रो हिल्स की बुक है मॉडर्न इंडिया, ये भी हमें ठीक ठाक लगी थी। लेकिन इतनी मोटी बुक है तो दो देख डाक के लेना। गदर mobilize less people due to excessive aggression behavior than home rule. Yeah, चिरंजीव, absolutely चिरंजीव, yes, yes. तो आप ये सब देख सकते हैं। बाकी कुछ कुछ चीजें रही हैं। मोहित ने कुछ क्वेश्चन शेयर करा था, एक बार हम आपसे क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं, अगर मोहित अब तक यही है तो। मोहित ने कुछ, मोहित अब तक है आप यहाँ पर? मोहित, आर यू देयर? मोहित प्रसाद प्रमाणिक, आर यू देयर और नॉट? नहीं है यहाँ पर। द्वैत शासन डायरकी के सेंस में उन्होंने कहा था, द्वैत शासन या डायरकी, इन ऑप्शंस भी पूरे नहीं दिए इन्होंने। गाइस, जो भी आप अगर कुछ शेयर करा करो, ऑप्शंस कम से कम दे दिया करो, ठीक है? ये नहीं है, दिस इज नॉट देयर, दो सरकारों, राज्य सरकार, ये भी शुरू नहीं है, दो शासक सामुच्चय लंदन में, ये भी नहीं है, वो डी ऑप्शन राइट आंसर रहा होगा। ठीक है, वो अलग चीज है, क्योंकि इसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया था, दैट वाज द मेन थिंग। मोगैम्बो ने कुछ पूछा है, मोगैम्बो ने क्या पूछा है गाइस? सर आप प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स का क्लास दे लीजिए। मोगैम्बो, हम ये सेशंस कंडक्ट करते हैं प्लस पर, आप समझना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ना, ये ओपन प्लेटफॉर्म में थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इस तरह से करना। हाँ, तो ये चीज आ जाती है। बाकी अगला सेशन गाइस हम बता दें आपको 1 बजे से, फ्रॉम 1 अगला सेशन आ रहा है अराउंड 45 मिनट्स के बाद। माय नेक्स्ट सेशन इज गोना बी देयर, तो आप लोग और डिस्कशन अगर करना चाहो वहां कर लेना। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स वहां पर ले रहे हैं, बट हाँ, करंट अफेयर्स के सेशंस हम कंडक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ मे यहाँ पर। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज बेस्ट। आरिफ, अपने हिसाब से आप बिल्कुल देख सकते हो। देखो, हमने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है, हमने एक बुक से नहीं पढ़ाई करी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने तो 2-4 बुक्स देखी हैं, बट स्पेक्ट्रम ठीक ठाक है, कवरेज अच्छा खासा है स्पेक्ट्रम में कवरेज अच्छा खासा है। टॉपिक फॉर 1 PM, 1 बजे का टॉपिक है 1919 से लेकर के 1947। बिपिन चंद्रा बहुत हैवी है, नेहा 1919 से 1947 तक, और बिपिन चंद्रा से अब क्वेश्चंस जिस हिसाब से रेंज है, इट्स नॉट इजी टू गो थ्रू बिपिन चंद्रा। ठीक है, 1919 से 1947 तक की हिस्ट्री हम लोग करेंगे, बहुत मुश्किल है बिपिन चंद्र, बहुत साफ साफ बोल रहे हैं हम आपको, है ना? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हमने महसूस होता है वो बता रहे हैं बस। बिपिन चंद्रा पढ़ने से बेहतर है आप एनसीईआरटी देख लीजिए, एनसीईआरटी। और बाकी हम ऑब्वियसली प्लस पर सेशंस कंडक्ट करते हैं, अगर आपको देखना हो तो। बिपिन चंद्रा इज गुड, बट द पॉइंट उससे बेटर है आप एनसीईआरटी कर लो, और बाकी चीजों के लिए स्पेक्ट्रम या मैग्रो हिल की जो बुक है वो अच्छी है। हाँ, तरुण गोयल की अच्छी होगी, वो कह नहीं सकते, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलो, और बाकी ज्योग्राफी का सेशन होगा 4 बजे से, ठीक है? या यहीं पर होगी दामिनी, एब्सोल्युटली दामिनी, इट विल बी देयर, इट विल बी हियर ओनली, आई मीन इट विल बी देयर हियर ओनली। या इंकलाब जिंदाबाद भी हसरत मोहानी साहब ने दिया था, प्रभु पांडा, आई रिपीट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा वाज गिवन बाय हसरत मोहानी ओनली, फर्स्ट टाइम गिवन बाय हसरत मोहानी ओनली, फर्स्ट टाइम गिवन बाय हसरत मोहानी ओनली। ठीक है, ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी,
4 बजे से जो क्लास है उसमें ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है गाइस, थोड़ी देर हम भी गले को अपना रेस्ट दे दें। 40 मिनट्स के बाद वील बी मीटिंग आफ्टर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स वी आर मीटिंग। नो नो, गदर मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन यूएस, नॉट इन पंजाब। बाय गाइस, बाय बाय बाय। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर, और मिलते हैं फिर। राइट, बाय 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 गाइस, बाय गाइस, बाय बाय बाय।